इनका मैं जो ये प्रेफेस है ये आपको पढ़ाने जा रही हूँ और ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपके सिलेबस के लिए। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो, इस पे काफ़ी सारे वीडियोस इंग्लिश हिंदी में है और ये एक्सक्लूसिवली मैं ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी में बोलें या फिर इंग्लिश में भी मैं थोड़ा समझा दूँगी। इस पे एक्सक्लूसिव उन स्टूडेंट्स के लिए जो दो स्टूडेंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, बिल्कुल भी जो हिंदी नहीं जानते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये टेक्स्ट है जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल, और इसमें क्या है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इशू है। सो ये हम अभी बात करते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसमें टेक्स्ट में से ही कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम सभी जानते हैं जेंडर क्या है। जेंडर हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो जेंडर क्या है, अब इसमें जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दिया है तो मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और इसमें प्रेफेस में दो प्रेफेस हैं, एक 1999 का है और एक प्रेफेस उनका इसके बाद का है जो जूडिथ बटलर ने खुद ही लिखा है, प्रेफेस 1990। सो वन प्रेफेस वाज रिटन इन 1999 एंड अनदर प्रेफेस वाज रिटन इन 1990। सो मैं आपको 1999 वाला समझाने की कोशिश करूँगी आज। और मैं ये देखिए टेक्स्ट में से ही पढ़ रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या है जेंडर ट्रबल। सो कॉमन बात में अगर समझा जाए तो ये है कि जेंडर जिस तरह से सोशल बाइनरी हम बोलते हैं, और सोशल बाइनरी में क्या होता है कि समाज को हम दो भागों में बांटते हैं, महिला और पुरुष, मैन एंड विमेन, मेल एंड फीमेल। और सोसाइटी को हम इसी तरह देखते हैं, इसे बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल। सो हम लोग मान के चलते हैं कि समाज दो ही हिस्सों में बटा हुआ है। जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो अपना सेक्सुअल आइडेंटिटी लेके आता है, या तो वो लड़का होगा या लड़की। अब उन बच्चों के साथ जिनका बाय बर्थ सेक्सुअल आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, तो उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? और वो तो आपका जेंडर थ्योरी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि जेंडर में हम फेमिनिज्म की बात करें या पैट्रियार्की की बात करें तो फेमिनिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जैसा कि जूडिथ बटलर कहती हैं कि बेसिक प्रिंसिपल है दैट सोसाइटी बाइनरी है, हेट्रोसेक्सुअल है, मान के चलते हैं कि लड़का और लड़की। तो ये बाइनरी जो डिवीजन है ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना टाइट है कि तीसरे किसी की एंट्री यहाँ पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें आइडेंटिफाई करवाना होता है अपने आप को कि आप या तो महिला है या पुरुष है, और इसीलिए आप जितने भी फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं सभी में मेल या फीमेल आप आइडेंटिफाई करवाते हैं। अब बात दूसरी है, अभी अदर्स का ऑप्शन भी हमें मिलता है। तो वो इसी स्ट्रगल का, जो ये जेंडर ट्रबल हम पढ़ रहे हैं, उसी स्ट्रगल का ही परिणाम है कि जो लोग इस कैटेगरी में क्लियरली नहीं आ पाते, क्लियरली फॉल नहीं करते हैं, उनको हम किस तरह से कहाँ हम उनको फिट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये जितने भी मैं पढ़ रही हूँ ये फ्रेंच फेमिनिस्ट है, और फेमिनिज्म में आपने देखा होगा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, फोर्थ और फिफ्थ वेव भी चल रही है। अभी फिफ्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में हम हैं। तो किस तरह से फेमिनिज्म शुरू हुआ और क्या उसका प्राइमरी प्रिंसिपल रहा शुरू में, फिर कैसे चीज़ें बदलती गई, चेंज होती गई। तो ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के राइटर्स हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मैं कुछ इनके जो बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत मतलब पॉपुलर चीज़ें जो अभी भी सोसाइटी में इन जनरली एकेडमिक्स में और नॉन एकेडमिक सोसाइटी में भी चलती है, वो है जैसे कि साइमन दी बोवियर, आपने सबने सुना होगा ये नाम, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। और ये कहती हैं वन इज़ नॉट बॉर्न एज अ वुमन बट रादर बिकम वुमन। सो जब हम जेंडर थ्योरी की बात करते हैं, जो कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर थ्योरी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये सोसाइटी आपको समझाती है कि आपको लड़की की तरह कैसे बिहेव करना है,
या लड़के की तरह कैसे बिहेव करना। सोसाइटी के नियम पक्के हैं कि इस तरह के कपड़े पहनना है, जैसे कि मैंने लिपस्टिक लगाई है तो लड़के लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, नेल पॉलिश या पिंक कलर, जैसे ये देखो मैंने बैंड पहना पिंक का। तो ये कुछ कुछ कलर के, ड्रेसिंग सेंस के, बिहेवियरल, वोकेबलरी, कैसे खड़े होना, कैसे बात करना, कौन से काम आपको करने नहीं करने, ये बिल्कुल जेंडर बाइनरी क्लियर होता है कि ये डिवीजन है और उस डिवीजन में ही आप अपने आप को फिट करो। तो साइमन दी बोवियर कहती हैं कि लड़की पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। और सेक्स यहाँ पे बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है जो बाय बर्थ हम लेकर पैदा होते हैं। तो वो एक सेक्स जो है बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, जिसमें आपके जेनिटाइल से आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि आप लड़की हैं या लड़का है। और जो सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर का, उसमें आपको समाज बताएगा कि आपको ऐसा व्यवहार करना है। अब आपने आजकल तो काफ़ी फिल्में पॉपुलर हैं, जैसे एक फिल्म बड़ी चल रही है आजकल आयुष्मान खुराना की, चंडीगढ़ करे आशिकी। तो उसमें उस कहानी में यह है कि जो इस लड़की से वो प्यार करता है, वो लड़की पहले लड़का थी और बाद में उसने अपने आप को सेक्स चेंज करवा के वो लड़की बनती है। तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब आप लड़का पैदा हुए और अगर आप लड़की की तरह बिहेव करें तो आपके पेरेंट्स, आपका सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको लगता है यार ये कुछ गलत है। तो ये जो नोशन हमारे बने बनाए हैं दिमाग में, उन्हीं को चैलेंज करता है ये सारी चीज़ें। और उसमें ये जो टेक्स्ट है बटलर का, जेंडर ट्रबल, एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल टेक्स्ट है जो मुझे लगता है एक बार सभी को पढ़ना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरा चैनल है डॉक्टर अंजू हुरावा, उस पर आप अपना वीडियो देखिए, सुनिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो साइमन दी बोवियर कहती हैं वन इज नॉट बॉर्न एज वुमन बट रादर बिकम वुमन। और जूलिया क्रिस्तेवा, जो कि बहुत पॉपुलर है, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में, फ्रेंच फेमिनिस्ट है ये, वो बोलती है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग women cannot be said to exist। और वो कहती हैं कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जहाँ पे आप ये आइडेंटिफाई कर दें कि ये महिला है। तो जो हमारे रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में प्रिवेल हैं वो फॉल्स हैं। और अभी बड़ा कॉमन है कि हम इसकी बात भी करते हैं, जैसे LGBT ग्रुप की हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप लड़की पैदा हुए हैं लेकिन आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते लड़की की तरह, या आप लड़का पैदा हुए हैं और आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते लड़के की तरह। ओके, तो ये होगा कि आपका माइंड और बॉडी से आपका कनेक्शन बराबर है, मतलब कि जो आपका दिमाग सोचता है, आपका जो सेक्स या जेंडर आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने दिमाग में, वो ज़रूरी नहीं है कि वही आपका बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हो। मे बी आप एज अ बॉर्न, यू आर बॉर्न एज अ बॉय और यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ वुमन और अ गर्ल, या आप लड़की पैदा हुए हैं और आपको लगता है कि आप लड़के की तरह हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम बहुत पब्लिकली बोल नहीं पाते, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ये ज़रूरी है जो कि एग्जिस्ट करता है। और फिर लूसी इरिगारे एक मतलब बहुत सिग्निफिकेंट राइटर हैं, वो कहती हैं कि वुमेन डज नॉट हैव ए सेक्स। तो सेक्स का मतलब यहाँ पे जेनिटाइल आइडेंटिटी है और वो बनाया जाता है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूँ आपको कि जैसे चिड़िया है, चिड़िया या कबूतर तार पे बैठे हुए हैं, तो क्या हम देख के पहचान पाते हैं कि वो आदमी है या औरत है? तो ऐसा कोई क्लियरिटी नहीं है कि आपको ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है। ये सारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो बने बनाए हैं और ये नॉर्म्स जो है गलत भी हो सकते हैं। और फिर माइकल फूको कहते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी एस्टेब्लिशेस दिस नोशन ऑफ सेक्स। सो माइकल फूको का हम सब जानते हैं, वो उनका जो बेसिक मतलब हम समझ पाते हैं उनको, वो है नॉलेज इज पावर। आई मीन द मोमेंट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद द नॉलेज देन यू अंडरस्टैंड द पावर। तो किस तरह से ये जो जेंडर बाइनरी है, तो दो डिवीजन है, ये किस तरह से पावर को कंट्रोल करता है और किस तरह से ये सारा एक पॉलिटिकल गेम है। मोनिक विटिक कहती हैं द कैटेगरी ऑफ सेक्स इज द पॉलिटिकल कैटेगरी दैट फाउंड सोसाइटी एज हेट्रोसेक्सुअल। और हेट्रोसेक्सुअलिटी में हम मान के चलते हैं कि समाज में महिला और पुरुष है, तीसरा कोई है ही नहीं, और तीसरा कोई है तो उसके एग्जिस्टेंस को हम मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब इस टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वाकई मतलब दिमाग हमारा खोल के रख देगी और जो हमें समझना ज़रूरी। कुछ टर्म्स ऐसे आए हैं यहाँ जो मैं आपको
हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये यहाँ पे ये बोलती है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी। तो जो सेक्सुअलिटी है, जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है जेंडर ट्रैवल, जिसमें कि मैं ये इंट्रोडक्शन पढ़ के डाला, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप उसको थोड़ा सा देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये बोलती हैं कि परवेजिव हेट्रोसेक्सुअल अजम्पशन ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी। और फेमिनिस्ट थियरी की जब वो बात करती हैं तो वो कह रही हैं कि फेमिनिस्ट थियरी जो है इस सेक्सुअल बाइनरी पे डिपेंड है। मतलब प्राइमरी प्रिंसिपल इसका है कि समाज दो भागों में डिवाइड है और सम आर वुमेन एंड दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड, सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ वुमेन। तो ये मतलब सेक्सुअल बाइनरी को प्रिंसिपल लेके चलता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी को सैद्धांतिक तौर पे लेके चलता है। और उसमें सोसाइटी फिर दो भागों में डिवाइड है, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो ये प्री सपोज और प्री अजम्पशन है। और यहाँ पे जो इस नॉर्म में, जो कि सेक्सुअल बाइनरी का नॉर्म है, उसमें जो फिट नहीं बैठेगा उसका एक्सक्लूजन होता है। वो एक्सक्लूशनरी जेंडर नॉर्म्स विद इन फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म में भी वो एकदम एक्सक्लूड हो जाएगा, जो कि इस जेंडर बाइनरी में कहीं भी फिट नहीं बैठता, जैसे ट्रांसजेंडर हो गए। और एक टर्म इसमें यूज आया है, बुच एंड फेमिनिन आइडेंटिटी। बुच आप समझते हैं, जैसे जो लोग क्लिनिकली ऑपरेट करवाते हैं अपने आप को, दे टेक द हेल्प ऑफ मेडिकल हेल्प एंड जो ऑपरेट करवाते, मतलब जो जेनिटाइल्स का ऑपरेशन करवा के मेल से फीमेल, फीमेल से मेल कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो बात है कि एक्सक्लूशनरी जेंडर नॉर्म विद इन फेमिनिज्म। और फिर ये होता है कि अब हमें इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सक्लूजन है। मान लो कोई ऐसा बंदा है जो सेक्सुअली है ना पैदा लड़की हुआ और वो लड़की अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो आप उसको फेमिनिज्म में कहाँ रखेंगे? या कोई लड़का है जो कि लड़का पैदा हुआ और अपने आप को एज ए मैन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? मस्कुलिनिटी में उसको कहाँ रखेंगे? तो ये जो एक्सक्लूजन है, इसको हमें ज़्यादा इंक्लूसिव होना है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि हम ये कहें पहले कि ये मेल है, फीमेल है, या जैसे बच्चा पैदा होता तो जनरली खुशखबरी आती है, अरे अरे बच्चा पैदा हुआ। अगला सवाल हमारा होता है, क्या पैदा हुआ, लड़का या लड़की? मतलब हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की। हमें मतलब तुरंत ही उसको किसी कैटेगरी में रख देना है कि हाँ भाई अब तुम्हारा ये कैटेगरी, या तो लड़के की कैटेगरी में रहो या लड़की की कैटेगरी में। और जो मतलब बीच का है तो बहुत दिक्कत है, फिर तो सोसाइटी में उसकी जगह ही नहीं है। तो ये फिर वो बोलती है कि इनलेजिबल, अनरियलाइजेबल, अनरियल एंड इलेजिटिमेट। जो ये हम कहते हैं ना, जो एक्सक्लूड हम कर देते हैं, जो जेंडर बाइनरी में नहीं आ रहा, उसको हम एक्सक्लूजन जो कर देते हैं, उसको जूडिथ कहती है दिस इज एक्सक्लूजन, दिस इज इलेजिबल, अनरियलाइजेबल, अनरियल एंड इलेजिटिमेट। और उसके बाद एक सेक्स के साथ जो है वायलेंस अटैच होता है, सेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ। और जूडिथ बटलर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है। वो लंदन में कहीं, मतलब लंदन या कहीं और गई थी, तो एक लड़का मतलब सड़क पे जा रहा था और वो बिल्कुल लड़कियों की तरह, जैसे एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में हम देखते हैं ना कि लड़की ऐसा व्यवहार करेगी या लड़का ऐसे चलेगा, तो वो उसका जो एटीट्यूड था, जो उसका जो रिफ्लेक्शन था चलने का, वो सब लड़की की तरह था। तो कुछ लड़के आए और उसको मार दिया, सड़क पे उसको मार दिया। तो मतलब ये एक सेक्सुअल वायलेंस है कि हम जो है मॉरल पुलिसिंग करते हैं, हम सेक्सुअल पुलिसिंग करते हैं। हमें लगता है यार ये लड़का है तो इसको लड़के की तरह होना चाहिए, तो हम जो है अथॉरिटी और ठेकेदार बन जाते हैं सोसाइटी के कि हम ठीक करेंगे। तो ये गलत है। और यहाँ पे जो ये एक जो नॉर्म सेट करना है ना, हमें बता देना है समाज को कि भाई लड़के हो तो लड़के की तरह रहो, लड़की हो तो लड़की की तरह रहो। तो ये जो है ये गलत है। और ये वायलेंस इसमें जो है ये गलत है। और ये बोलती है, देखो, द टेक्स्ट ऑल्सो sought to undermine any and all efforts to build the discourse of truth to delegitimize minority gender and sexual practices। तो जो ट्रांसजेंडर है या जो अदर्स में आते हैं या जो मेल फीमेल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो एक तरह का माइनॉरिटी जेंडर्ड है और उनकी कोई जगह नहीं है, तो वो बड़ा एक्सक्लूजन फील करते हैं।
और फिर उसमें फेमिनिस्ट थियरी में वो काफ़ी लोगों का नाम भी लेती है जो कि यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसे कि फूको, लाकान, क्रिस्तेवा, विटीक, लेवी स्ट्रॉस, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आगे आते हैं, एक वर्ड बड़ा यूज़ होता है इसमें, परफॉर्मेटिविटी, है ना। परफॉर्मेटिविटी, सेक्स के साथ, जेंडर के साथ परफॉर्मेंस जुड़ा होता है। परफॉर्मेंस कैसे, जैसे कि महिला है ना, आपने उसको कैटेगराइज कर दिया वुमन है, तो उसका वुमन होने का मतलब है कि वो यूट्रस है, वो मेंस्ट्रुएशन उसको होता है, ओवरीज है, और वो बच्चा पैदा करने के लिए मतलब इंटाइटल्ड है ना, बायोलॉजिकली शी कैन बियर अ चाइल्ड। तो अब उसमें ये होता है कि ये नॉर्मल मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ़ यू आर अ वुमन यू हैव टू बियर अ चिल्ड्रन, है ना, यू हैव टू बियर अ चाइल्ड। तो शादी के बाद तुरंत आपको पता है ना, इंडियन सोसाइटी में तो बच्चा हुआ कि नहीं हुआ हो, और नहीं हुआ तो मतलब कि महिला है, और अगर बच्चा नहीं पैदा कर पाए तो सोशली फिर एक अलग तरह का एक्सक्लूजन उसको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो अब इसमें ये बोलती है कि मान लो आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप वुमेन हो, है ना, आप महिला है या आप पुरुष है। अब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ एक परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ कि जैसे आप आदमी हैं तो आप बच्चा पैदा करेंगे, या आप महिला है तो बच्चे को पेट में रखेंगी, या फिर उसको 9 महीने पेट में रख के बच्चा पैदा करेंगी। ये एक हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असाइनमेंट्स हैं। अब मान लो कोई इस कैटेगरी में नहीं फॉल करता, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया रिप्रोडक्टिव एज में ही, और उसका ओवरी और यूट्रस डैमेज हो गया, वो कभी भी ज़िंदगी में बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? वो तो जो एक जेंडर परफॉर्मेटिविटी जो है वो तो नहीं हो पाएगा। या आपका मेनोपोज हो गया, एज आपकी हो गई, या कोई डिफॉर्मिटी है आपके, इंटरनैलिटी बोलती हैं इसको जूडिथ बटलर, इंटरनैलिटी ऑफ सेक्सुअलिटी। तो जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसके साथ अगर डिफॉर्मिटी है, या आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आपका जो रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप महिला पुरुष नहीं हैं? आपको फिर कहाँ, और उसके चलते जो सेक्सुअल एक्सक्लूजन होता है उसको क्रिटिसाइज करती हैं। तो ये जो नॉर्मेटिविटी होता है ना, जो नॉर्मलसी होता है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि सोसाइटी 2 भागों में डिवाइड है, नॉर्मेटिविटी ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी, जो बाइनरी है, नॉर्मली मतलब मान के चलेंगे कि ये महिला है, ये पुरुष है, और ये हेट्रोसेक्सुअल है। तो ये नॉर्मल सी ही एबनॉर्मलिटी है कि हम मान के ही ना चले कि सोसाइटी 2 में डिवाइड है। सोसाइटी में जो जैसा है वो, चाहे सेक्सुअल आइडेंटिटी है या नहीं है, या उसका आपका एक प्रॉपर कैटेगरी, या आपने जो बॉक्सेस बनाए उसमें वो फॉल करता है या नहीं करता है, या नहीं करती हैं, ये उनकी चॉइस पे छोड़ दीजिए। या वो जो परफॉर्मेंस वाली बात है कि भाई वह महिला है तो इंटरनलिटी ऑफ हर सेक्सुअल ऑर्गन्स की वो बच्चे को पैदा करेगी, या मान लो जैसे मैंने कुछ देखा कि कुछ लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता है, या एक आफ्टर मैरिज ऑल्सो बच्चा पैदा होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप उनको क्या करोगे? उनके साथ जो एक्सक्लूजन होता है या जो सोशल एक्सक्लूजन होता है वो बहुत गलत है। अब यहाँ पे मैककिनॉन को वो बोलती हैं, और वो बोलती है कि इफ जेंडर्ड हायरार्की प्रोड्यूसेस एंड कंसोलिडेट जेंडर, इफ जेंडर हायरार्की प्रीसपोजेस एन ऑपरेटिव नोशन ऑफ जेंडर, देन जेंडर इज व्हाट कॉजेस जेंडर एंड द फॉर्मुलेशन कल्मिनेट्स इन tautology. It may be that McKinnon wants merely to outline the self-reproducing mechanism of gender hierarchy, but this is not what she has said. In gender hierarchy, sufficiently to explain the condition for the production of gender. To what extent does gender hierarchy serve a mere or less compulsory heterosexuality, and how often are gender norms policed precisely in the service of shoring the heterosexual hegemony? कैथरीन फ्रैंक, जो कि और अगेन हमारी सिग्निफिकेंट राइटर हैं, तो आप ये याद रखिएगा, मैककिनॉन, कैथरीन फ्रैंक। और ये कैथरीन फ्रैंक क्या कहती है? ए कंटेम्प्रेरी लीगल थियरिस्ट मेक्स एन इनोवेटिव यूज ऑफ बोथ फेमिनिस्ट एंड क्वीर पर्सपेक्टिव टू नोट दैट by assuming the primacy of gender hierarchy to the production of the gender, McKinnon also accepted presumptively heterosexual mode
model for thinking about sexuality. Frank offers an alternative model for gender discrimination to McKinnon's, effectively arguing that sexual harassment is the paradigmatic allegory for the production of gender. Not all discrimination can be understood as harassment. The act of harassment may be one in which a person is made into a certain gender, but there are other ways of enforcing gender as well. Thus, for Frank, it is important to make a provisional distinction between gender and sexual discrimination. Gay people, for instance, may be discriminated against in position for employment because they fail to appear to accommodate with accepted gender norms, and the sexual harassment of gay people may well taken place in not in the service of shoring up gender hierarchy but in promoting gender normativity. तो ये जो मैककिनॉन है और कैथरीन फ्रैंक है, ये किस तरह से जो नॉर्मलसी है उसको अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो टर्मिनोलॉजी इसमें दी गई है वो हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी जो बात की है वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ। अब इसमें एक चीज़ ये कि जैसे कुछ इसमें चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम अगर उनको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। ये जैसे आपने ना क्वीर थियरी, क्वीर आइडियोलॉजी, ये सब आपने सुना होगा, तो जिसमें हम LGBT ग्रुप होता है जैसे, तो जैसे LGBT ग्रुप है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। तो ये जो ग्रुप है जिसको हम क्वीर थियरी या क्वीर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कुछ जैसे राइटर है मैरी जे फ्रुग, उनका एक मैं थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। At the same time that the book was taken up by Queer Nation, and some of its reflections on the theatricality of queer presentation resonated with the tactics of ACT UP. It was among the materials that also helped to promote members of the American Psychoanalytic Association and American Psychological Association to reassess some of their current doxa on homosexuality. The question of performative gender were appropriated in different ways in the visual art at Whitney exhibitions and the Otis School of Art in Los Angeles. Some of its formulations on the subject of women and relation between sexuality and gender also made its way into feminist jurisprudence and anti-discrimination legal scholarship in the York of Vicky schools, Catherine Frank and Mary Jo Frug. So जैसे ये एग्जीबिशन हुई, विटनी एग्जीबिशंस हुई, या फिर ओटिस स्कूल फॉर आर्ट जो लॉस एंजलिस में, वहाँ पे जो एग्जीबिशन हुई, तो इस तरह जो मतलब जो फोटोग्राफ्स है या जो प्रोजेक्शन है क्वीर या हेटरोसेक्सुअलिटी, इन सबको ज़्यादा दिखाया गया। ठीक है, और उसके बाद आता है कि ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं बटलर की, ये क्वीर थियरी का एक प्राइमरी टेक्स्ट भी समझा जाता है। अब इसमें कुछ राइटर्स के नाम जैसे हैं फ्रेड जेम्सन, ड्रुसिला कॉर्नेल, और इन्होंने किस तरह से सेक्सुअलिटी, जेंडर, कल्चर और इनका डायलॉग या जो सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं उन पे डिबेट शुरू की है या उनको बताने की कोशिश की है। और मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई थिंक दैट द स्टाइल इज कॉम्प्लिकेटेड, रिटेन एंड नॉट वन दैट वी unilaterally choose or control with the purpose we consciously intend. Frederick Jameson made this clear in his early book on the Sartre. Suddenly one can practice style, but the style that become available to you are not entirely a matter of choice. Moreover, neither grammar nor style are politically neutral. Learning the rules that govern intelligible speech is an exclusion into normalized language, where the price of not confirming its loss of intelligibility itself.
Drusilla Cornell, in the tradition of Adorno, reminds me there is nothing radical about common sense. It would be a mistake to think that received grammar is the best vehicle for expression of radical views, given the constraint that grammar imposes upon thought, indeed upon the thinkable itself, but formulation that twist grammar, that implicitly call the question of subject verb requirements. अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है जो कि हमें पढ़ना चाहिए, और वो ये है कि हम लोग इसको मेल और फीमेल को नाउन के रूप में देखते हैं ना. नाउन मतलब उसका फिक्स मीनिंग है, तो मेल और फीमेल नाउन हो गए. तो नाउन का मतलब फिक्सिटी, कि ये मेल है, मतलब एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल एंड वुमन इज स्ट्रेट वुमन. तो उसमें एक क्लियर कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया. लेकिन हम इसको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए इसको वर्ब अगर हम ले, तो जैसे मेल वर्ब है, तो वर्ब का मतलब होता है फॉर्मेशन, कंटिन्यूटी, है ना. चीज़ें फिक्स नहीं है, कंसिस्टेंटली मूव कर रही है, चेंज हो रही है. तो जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ, मान लो महिला है, तो हो सकता है वो महिला से पुरुष बनने की प्रोसेस में हो, या पुरुष है तो हो सकता है वो पुरुष से महिला बनने के प्रोसेस में है. तो जो फिक्सिटी है नाउन के साथ, उसके बजाय क्यों ना महिला पुरुष, मेल फीमेल को हम वर्ब के रूप में आइडेंटिफाई करें. और इससे ये जो जैसे होता है ना लेजिटिमेसी एंड इलेजिटिमेसी ऑफ ग्रामर और सोशल एक्सप्रेशन, तो जो भाषा लैंग्वेज या जो गालियाँ जुड़ी हुई होती है क्वीर ग्रुप के साथ, या LGBT, या जो सोशल एक्सक्लूजन हम करते हैं, उसको चेंज करने के लिए वर्ब वोकैबुलरी को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है. और ये तभी हम इंक्लूसिव इसमें ला सकते हैं. अब इसमें एक बड़ा अच्छा इन्होंने बोला है कि मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ है. जैसे बताया है इन्होंने कि जैसे पहले एक क्लियर नोशन होता था कि मम्मी तो है लेडी होंगी और पापा जो है पुरुष होंगे. तो अब वो नोशन भी चेंज हो रहे हैं. जैसे सेम सेक्स मैरिजेस की हम बात कर रहे हैं, और वो सेम सेक्स मैरिजेस में जब वो लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि मम्मी भी मम्मी है और मम्मी भी डैडी है. तो उसमें जेंडर सबवर्जन की जब बात हम करते हैं, तो जो नॉर्मल रूल्स हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होते हैं. और उसी में फिर ये आता है कि बुच मॉम मतलब जो जैसे मम्मी है वो पहले पुरुष थी, फिर वो महिला बन गई. तो जो बुचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ऑपरेशन के थ्रू सेक्स चेंज करते हैं, वो भी इसमें इन्होंने बोला है. तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है सेक्स के साथ और जेंडर के साथ, उसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है. जैसे मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ यहाँ पे. जो बुच मॉम और डैड की मैं बात कर रही थी. दिस इशू हैज़ बिकम मोर एक्यूट एज वी कंसिडर वेरियस न्यू फॉर्म्स ऑफ जेंडरिंग दैट हैव इमर्ज इन द लाइट ऑफ ट्रांसजेंडरिज्म एंड ट्रांससेक्सुअलिटी. तो ये टर्म्स जो है आप याद रखिए, ट्रांसजेंडरिज्म एंड ट्रांससेक्सुअलिटी, lesbian and gay parenting, new butch and feminine identity. When and why, for instance, do some butch lesbian who have become parents become dead and other become mom? तो जैसे ट्रांसजेंडर में शादी हुई, तो उसमें ये होता है कि दे बोथ आर वुमेन, और उसमें से एक मम जो है वो पापा है और एक मम जो है वो मम्मी है, इस तरह से. और इसको फिर केट बॉर्नस्टेन, what about notion suggested by Kate Bornstein that a transsexual cannot be described as the noun of woman or man, but must be approached through active verb that attest to the constant transformation, which is the new identity, or indeed the in-betweenness that puts the being of gendered identity into question. Although some lesbian argues that butch have nothing to do with being a man, others insisted that their butchness is or only a route to desired status as a man.
These paradoxes have surely proliferated in recent years, offering evidences of a kind of gender trouble that the text itself did not anticipate. So what we say, Kate Bornstein, KATE BORNSTEIN, कैट बोर्नस्टेन कहती हैं कि जो हम मेल और फीमेल के लिए नाउन का जो यूज़ करते हैं और एक फिक्स मीनिंग उनको दे देते हैं, उसकी बजाय एक एक्टिव वर्ब उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मेल और फीमेल को वी हैव टू आइडेंटिफाई एज एक्टिव वर्ब, और उसमें ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, मे बी कोई आदमी से औरत बन रहा है, औरत से आदमी बन रहा है। तो जो नॉर्मेटिविटी है या परफॉर्मेटिविटी है, इन सबको चैलेंज करना है। But what is the link between gender and sexuality that I sought to underscore? Certainly, I do not mean to claim that form of sexual practice produce certain gender, but only that under condition of normative heterosexuality, policing gender is something used as a way of securing heterosexuality. Catherine McKinnon offer a formulation of this problem, and that resonates with my own. At the same time, that there is, I believe, crucial and important differences between us. She writes, "Stop as an attribute of person, sex inequality takes the form of gender. Moving as a relation between people, it takes the form of sexuality. A gender emerges as the congealed form of sexualization of inequality between men and women." तो ये जो जैसे राइटर्स मैं बोल रही हूँ, केट बॉर्नस्टेन, मैककिनॉन और भी कई सारे राइटर हमने इसमें बोले हैं, वो सबको आपको गेल रूबिन, ओके, गेल रूबिन का क्या आइडिया है वो भी आप सुन लो। द आइडिया दैट सेक्सुअल प्रैक्टिस हैज द पावर टू destabilize gender emerged from my reading of Gail Rubin, The Traffic in Women, and sought to establish that normative sexuality fortifies normative gender. Briefly, one is woman according to this framework to the extent that one function as one within dominant heterosexual frame, and to call the frame into question is perhaps to lose something of one's status or place in gender. I take it this is the first formulation of gender trouble in this text. I sought to understand one of the terror and anxiety that some people suffer in becoming gay, the fear of losing one's place in gender, or not of knowing what one who will be of if one sleeps with someone of ostensible same gender. This constitute a certain crisis in ontology experience at the level of both. तो एक होता है ना, जैसे हम अपने आप को महिला या पुरुष से आइडेंटिफाई करते हैं। अब पता चला कि आप महिला भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, तो आप किस ग्रुप में शामिल होंगे? तो ये इस डर के मारे भी कि हमारी जगह ख़त्म ना हो जाए उस पर्टिकुलर ग्रुप में, लोग इस चीज़ को बाहर नहीं दिखाते कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जा रहे हैं। तो इस तरह से जो राइटर मैंने बोला, कैथरीन मैककिनॉन और केट बॉर्नस्टेन, जो कि नाउन की जगह वर्ब का प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज़ करती है, गेल रूबिन कहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस है सबका, और उस स्पेस को लूज करना कोई नहीं चाहता। और उसके अलावा जैसे और भी सिग्निफिकेंट राइटर्स इन्होंने मेंशन किए, होमी भाभा, गायत्री चक्रवर्ती, सिपवाल एंड स्लावो जिजैक, और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के सारे राइटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, और ये सारे पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। लेवी स्ट्रॉस, फूको, लकान, क्रिस्तेवा, मोनिक विटिग, और जो शुरू में जब मैंने पढ़ा था इसमें, तो वो भी सारे सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना, वो मतलब उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये इसको जितना भी हो सके, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखूं, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट है और इसको आपको पढ़ना, समझना, इसकी टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा चैनल है डॉक्टर अंजू गुरावा, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड करके और पढ़ करके डाला है। आप उसको एक बार देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद फिर आप प्राइमरी टेक्स्ट और इसके सेकेंडरी टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ इसमें आती है कि हम क्यों ना किसी को महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर या थर्ड कैटेगरी में रखने के बजाय क्यों ना हम सबको एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन की तरह आइडेंटिफाई कर लें, और शायद वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि महिला पुरुष के बजाय
जो बॉडी है, मतलब जो शरीर है, वो कम मायने रखे, क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में जो बॉडी है, कैसे आप पैदा हुए, क्या हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे एक राइटर है, देखो एक किताब का जिक्र है, मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। Other concerns have emerged over this text in the last decade and I have sought to किताब कौन सी है ये? इसी किताब की बात हम कर रहे हैं, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे डाइफ्रोमिज्म, हेट्रोसेक्सुअलिटी, कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड आइडियल बॉडी, अरे प्रॉपर रूल, प्रॉपर मस्कुलिनिटी, प्रॉपर फेमिनिटी, ओके, और एक अंडर रिटन बाय रेशियल कोड्स ऑफ प्योरिटी है ना, रेशियल कोड्स ऑफ प्योरिटी मतलब मेल और फीमेल होने की प्योरिटी। रेस का मतलब यहाँ पे आपका जेनिटाइल आइडेंटिटी से है, आपका सेक्सुअल डिवीजन से है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर है that I have sought to answer them through various publications on the status of materiality of the body. I have offered a reconsideration and revision of my view in Body That Matters on the question. Actually जूडिथ बटलर ने एक किताब और लिखी है, बॉडीज दैट मैटर, और इसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो शरीर है वो इतना मायने नहीं रखता है, और उसी को चैलेंज करके ही हम जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। तो जेंडर न्यूट्रलाइजेशन पे बहुत फोकस है, और हेट्रोसेक्सुअलिटी को ख़त्म करना है, और उसमें जिसको जैसा लगता है ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्सुअलिटी जो भी है, और उसको हमें प्रमोट करना। और जो लैंग्वेज और इसके साथ जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, कैटेगराइजेशन, वो चाहे लैंग्वेज हो, वो चाहे सोशल पर्सपेक्टिव हो, वो चाहे क्लिनिकल पर्सपेक्टिव हो, वो चाहे एक डिवीजन हो, जैसे कि उसको मेल फीमेल को नाउन ना कह के वर्ब कह दें, और जो एक कैटेगरी बना दी हमने, प्योरिटी ऑफ जेंडर है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फीमेल है, तो और कहीं भी बीच का है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब चैलेंज करनी है, और ये सारी चीज़ें इसमें, जैसे एक राइटर का नाम आया है ड्रूसिला कॉर्नेल, ओके, फ्रेडरिक जेम्सन, फिर एक और नाम आया मेरी जो फ्रोग। तो ये सारे राइटर्स हैं जो कि आप इनको एक बार अगर आप ये टेक्स्ट फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा ये प्रेफेस पढ़ के सुना देती हूँ, 2-4 पेज हैं ये। इसमें आपको क्या होगा कि इस टेक्स्ट के बारे में आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, और इसमें क्या है जो हम पढ़ेंगे जेंडर ट्रबल, इसमें जैसे क्या है, इसके कितने चैप्टर हैं, क्या है, वो हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये प्रेफेस इन्होंने 1990 में लिखा है। कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट डिबेट ओवर द मीनिंग ऑफ जेंडर लेड टाइम एंड अगेन टू सर्टेन सेंस ऑफ ट्रबल एज इफ द indeterminacy of gender might eventually culminate in failure of feminism. Perhaps trouble need not carry such a negativity. To make trouble was within the regaining discourse of my childhood. Sometimes one should never do precisely become that would get one in trouble. The rebellion and the reprimed seems to me caught up in the same term, a phenomena that gave rise to my first critical insight into the subtle reuse of power and prevailing law threatening one with trouble, even one in trouble and all. ये जो है जेंडर ट्रबल जो है पोस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच को बताता है, और जो फेमिनिज्म का जो बाइनरी है उसको चैलेंज करता है। तो यहाँ पे इसको हम पोस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट के रूप में भी देखते हैं। आई कॉन्क्लूडेड दैट ट्रबल इज इनएविटेबल एंड द टास्क हाउ बेस्ट टू मेक इट the best way to be in as time went. Further ambiguities arise on the critical sense. I noted that trouble sometimes euphemize some fundamentally mysterious problem usually related to the alleged mystery of all things feminine. I read Bouvier, who explained that to be a woman within the term of masculinity culture is to be source of mystery and unknowability for men. और फिर है and this seems confirmed somewhere when I read Sartre.
for whom I all desire, problematically presumed as heterosexuality and masculinity, was defined as trouble. For the masculine subject of desire, trouble becomes a scandal with a sudden intrusion and anticipated agency of a female object who inexplicably return the glance, reverse the gaze, contest the place and authority of masculine position. और आपने देखा होगा ना कि जो एकदम स्ट्रेट मेल या स्ट्रेट फीमेल नहीं होता, लोग उसको बड़ा क्यूरियोसिटी से देखते हैं, मतलब एकदम अजीब सा देखते रहेंगे, उसको घूर के देखते हैं. तो ये जो ग्लांसेस हैं, है ना, गेज है, इसके बारे में वो बात करें. द रेडिकल डिपेंडेंसी ऑफ द मस्कुलाइन सब्जेक्ट ऑन फीमेल अदर सडनली एक्सप्लोर्स हिज ऑटोनॉमी एज illusionary. That particular dialectical reversal of power, however, couldn't quite hold my attention, although others surely did. Power seems to me more than exchange between subject or relation of constant inversion between subject and other. Indeed, power appear to operate in the production of that very binary frame of thinking about gender. तो gender जो है exactly binary है, मतलब दो भागों में डिवाइड है. और ये टेक्स्ट जो है ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है. ये टेक्स्ट मैं आपको बार बार कहूँगी, एक बार इसको आप पढ़ें ज़रूर, जिससे कि आपकी जो हमारा जो एक परसेप्शन होता है ना समाज में, हम अनजाने में ही लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको बुरा फील करवाते हैं. और क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ऐसा ही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही डेवलप हुई है, बाइनरी सेक्सुअल बाइनरी में हम बड़े हुए हैं. तो कोई भी उस नॉर्म को जो तोड़ता है वो हमें अनयूजुअल लगता है, और अनयूजुअल लगने में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है. क्यूरियोसिटी में हम क्या करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जो सामने वाले को एक्सक्लूड करे. तो ये बुक पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारा आपका जो नोशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको आंसर नहीं समझ आते, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. ये काफ़ी मदद करेगी ये बुक आपको समझने में. तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, चलिए चैप्टर पे मैं फिर अगली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है. और मुझे उम्मीद है आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे उसमें ड्रॉप बॉक्स में डालें, क्वेश्चन बॉक्स में लिखें, कमेंट्स में लिखें कि भाई क्या समझ आया, क्या नहीं आया. अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जितना भी पॉसिबल है जो भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ या जो भी टेक्स्ट है, आपके क्वेश्चंस हैं, उस पर जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं अगले वीडियो की तैयारी उसी पॉइंट पे या उसी सब्जेक्ट पे मैं करती हूँ. तो आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इनकरेजमेंट भी मिलता है, अच्छा भी लगता है कि चलो हमारा काम पसंद आया. और कोई गलती है तो आप बताइए, उसको इम्प्रूव भी करना है. तो इन सब के लिए और बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि अब तक बहुत ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट और ये जो देख रहे हैं ना खुशी, ये आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का परिणाम है कि मुझे इतना प्यार मिलता है यूट्यूब पे. सो थैंक यू सो मच. और इस प्यार को बनाए रखें और मुझे सजेशन ज़रूर दें. और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेरे चैनल का नाम है, जो मेरा नाम है, डॉक्टर अंजू गुरावा. और मेरा एक चैनल और है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.